अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस एक रात की बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, दूसरे ही रोज़ ज़िंदगी तुम्हारे हमकदम होगी। कल रात 11 बजे के बाद तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसने आईसीयू की ग्लास वॉल के पार ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते उस शख्स को देखा जो उसकी मुहावरतन नहीं, यह हकीकतन ज़िंदगी था। ज़िंदगी उसे उस मुकाम तक ले आएगी उसने कभी सोचा भी ना था। मोहब्बत की इतनी बड़ी और कड़ी सज़ा उसने अपनी रूह को घायल होते महसूस किया। एक रात की बात उसने उस जालिम और शफाक इंसान के कहे जुमले को दोहराया, फिर लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी से दूर जाते अपने महबूब को नज़र भर कर देखा। क्या मैं इसके बगैर रह पाऊँगी? उसने खुद से सवाल किया। जवाब बड़ी ज़ोरदार तरदीद के साथ मिला। धड़कनें बेहंगम अंदाज में शोर बपा किए दे रही थीं, सांसें बेतरतीब होकर बिखर गई थीं, टांगों में लर्जिश वाजिया थी, गोया खून की एक एक बूंद जिस्म से निचोड़ ली गई हो। आपको खुदा का वास्ता सदीक भाई, कुछ तो रहम करें, आखिर आज़म आपके भाई हैं। वो रोते हुए उनके कदमों में गिरी, गिड़गिड़ा रही थी। उन्होंने अपने पाँव पर धरे उसके हाथों को एक झटके से परे हटाया। भाई था, अब नहीं रहा। तुम्हें अपनाने के बाद उसने खुद ही ताल्लुक़ तोड़ लिया था हमसे। उनका लहजा बेहद शफाक था, किसी भी किस्म की लचक के बगैर बेहद संगदिल और कठोर लहजा, रगजा को चीरता, इस उम्मीद को तोड़ता लहजा। ज़मर फूट फूट कर रो दी। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं सदीक भाई। उनका ऑपरेशन बेहद ज़रूरी है, अगर उनका ऑपरेशन न किया गया तो वो मर जाएंगे। वो इस जालिम इंसान की बेहसी देखते हुए ज़ब्त की शिद्दत से चिल्ला उठी थी, मगर वहाँ हनूज़ बेहसी बेएतनाई बुरा जमान थी। मेरा घर उजड़ जाएगा, मैं उजड़ जाऊंगी, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करें। ऑपरेशन के लिए मैं इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे करूं? वह अब भी उनके कदमों में बैठी थी। गरिया जारी करे उसके लरसते लब और सर से ढलकता आंचल उसका राज़े हुस्न अया कर गया था। सदीक अहमद ने एक नज़र रोती गिड़गिड़ाती हुई अपनी भावज को देखा, जिससे शादी करने की ज़िद में उनके भाई ने अपनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और आज वो उन्हीं के दर पर उन्हीं के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए सवाल कर रही थी। वो कितना लड़े थे भाई से, किस कमाश की ब्याह कर लाए हो। आज़म जिसके बाप का ना कुछ पता ना ददियाल का, उन्होंने बड़े भाई होने के नाते उन्हें खुद समझाने की कोशिश की थी, मगर आज़म पर तो इश्क का भूत सवार था। ज़मर बहुत अच्छी और ख़ानदानी लड़की है भाई साहब। उन्होंने इख्तिसार से काम लेते हुए बहुत सी बातें उन्हें जता दी। किस ख़ानदान की? सदीक साहब ने एक हनकारा भरा था। आज़म लम्हे भर को खामोश हो गए थे। मैं ज़मर से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ भाई साहब, और मोहब्बत ख़ानदान ज़ात बरादरी की कैद से आज़ाद एक मावराई जज्बा है। मुझे उसके हसब नसब से कोई लेना देना नहीं है। आज़म का लहजा बेहद ठहरा हुआ और फैसला कुन था। मगर हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए इस लड़की के ख़ानदान का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाप से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें दुनिया वालों को मुँह दिखाना है, क्योंकि हम दुनियादार लोग हैं। आखिरी अल्फाज उन्होंने बेहद चबा चबा कर अदा किए थे। आज़म बेहद ठंडे पड़ गए। मैंने आपको बताया तो था कि उसका बाप लापता है और उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। कहाँ गया है उसका बाप और बाकी ख़ानदान? ददियाल नदियाल, क्या वो भी लापता हो गए? वो तरीक़े उनका अपने ददियाल ननियाल से मिलना जुलना नहीं है। अब की बार आज़म का सर झुक गया था। वाह मियाँ, ये भी खूब कही। एक बात हमारी भी सुन लो, हम हरगिज़ किसी ऐसी लड़की को ब्याह कर नहीं लाएंगे जिसका बाप लापता और उनका अपना ख़ानदान वालों से कोई मेल जोल ना हो। हमें इसे ऐसे मुशत्तबा ख़ानदान से रिश्तेदारी मंजूर नहीं है, क्योंकि इश्क की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंधी है, ज़माने वालों के नहीं। उनकी सफाचट जवाब देने के बावजूद भी आज़म अहमद ने हार नहीं मानी थी। सदीक अहमद की ताल्लुक़ तोड़ने की धमकी भी कारगर साबित नहीं थी, उन्होंने कहा, और आज़म अहमद ने कर दिखाया। ज़मर के साथ शादी करने के बाद वो अलहदा घर में रहने लगे थे, मगर अचानक होने वाला शदीद एक्सीडेंट उन्हें मौत के धाने पर खड़ा कर गया था। उसके जिस्म का काफ़ी खून बह चुका था, सर पर भी शदीद चोट आई थी और उन्हें फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत थी। ज़मर के पास तो और कोई तो चारा नहीं था। जमा जो था वो तो अस्पताल लाने और इमरजेंसी में ही खर्च हो गया था। ऐसे में 1.5 लाख का फौरी इंतज़ाम
اور وہ کہاں سے لاتی، کہاں سے کرتی، اسی لیے آخری امید پر وہ اپنے بڑے جیٹ کے پاس آئی تھی۔ ایک شرط پر میں تمہیں اپنے شوہر کے علاج کے لیے روپے دے سکتا ہوں۔ اچانک انہوں نے اس کے بے داغ حسن کو گہری نظروں سے جانچتے ہوئے کہا۔ زمر نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ اپنے شانوں پر درست کیا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بھائی صاحب۔ وہ فوری آمادہ ہو گئی۔ صدیق احمد نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے 1.5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ زمر کو اس کاغذ کے ٹکڑے میں زندگی سانس لیتی محسوس ہوئی۔ اس نے لپک کر چیک اٹھانا چاہا پر صدیق احمد نے اچک لیا۔ پہلے شرط تو سن لو، انہوں نے اسے اتنی بے تابی دکھانے پر ٹوک دیا۔ زمر لمحے بھر کو کسی عجیب سے احساس کے زیر اثر خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ نظر اٹھا کر صدیق احمد کو دیکھا تو تھرا کر رہ گئی۔ ان کی بولتی نگاہوں میں کئی پیغام روشن نظر آ رہے تھے۔ اس 1.5 لاکھ کے عوض تمہیں اپنا کچھ قیمتی وقت میرے ساتھ بتانا ہوگا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، صرف چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ یوں سمجھو کہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔ اعظم آپریشن کے بعد گھر آ جائے گا، زندگی اپنی ڈگر پر رواں دوا رہے گی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، اعظم کی زندگی یا پھر۔ صدیق احمد نے مکروہ کہکا لگاتے زمر کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ صدیق بھائی رحم کریں، میں آپ کی بھاوج ہوں، وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑائی تھی۔ اپنے شوہر سے بے وفائی کی وہ مرتکب ہو سکتی تھی، نہ ہی اسے مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ عجیب دو راہا تھا، پل صراط پر کھڑے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب بھائی سے کوئی تعلق داری ہی نہیں تو پھر تم سے کیسا رشتہ؟ دیکھو لڑکی، آج کے زمانے میں کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا۔ اعظم نے بھی تو تمہیں پانے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا تم اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ ذرا سی قربانی نہیں دے سکتی؟ انہوں نے جیسے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آپ نے آپریشن کے لیے فیس جمع کرا دی۔ ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آئے تو انہوں نے باہر آئی سی یو کے دروازے کے پاس دو زانوں بیٹھی زمر سے پوچھا۔ اس کی سانس رک گئی اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھیں جلدی کریں، مریض کے لیے ایک ایک لمحہ بہت ضروری ہے۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ زمر گویا جلتے کوئلوں پر چلنے لگی، بے بسی سے ڈبڈبائی نگاہوں سے سفید پٹیوں میں جکڑے اپنے عزیز از جان شوہر کو دیکھا۔ ان واحد میں فیصلہ ہوا تھا، مجھے معاف کر دینا اعظم، مجھے اس خیانت کی معافی دے دینا، پر میں تمہیں یوں مرتا ہوا ابھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بے خبر سوئے وجود سے سرگوشی کی۔ ساری رات اس نے جلتے بلتے گزار دی تھی، سردی میں ساری رات مسجد کے صحن میں اکڑوں بیٹھنے سے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ ساری رات اس نے مسجد کے صحن میں روتے اور فریاد کرتے گزاری تھی۔ صبح کے پھوٹنے پر اس نے جیسے خود کو ہیرانوہی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اعظم کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، پر اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے۔ وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے گی اور کس طرح اس کی شکوہ کناں نظروں کا سامنا کر پائے گی؟ اس نے جیسے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ جب کوریڈور میں آئی تو وہاں غیر معمولی رش تھا۔ زمر کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا، خوف اس کے وجود کے ہر عضو سے عیاں تھا۔ اعظم، اس کے منہ سے جیسے کڑلاہٹ کی صورت نکلا، میں تم سے اپنی محبت نہیں نبھا پائی۔ اس نے وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اعظم سے معافی مانگی۔ کوریڈور سے اب رش چھٹنے لگا، لگتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آئی تھی۔ ارے آپ ادھر کھڑی ہیں، اندر چلیں، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، رات ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ایک نرس اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس نے غائب دماغی سے نرس کو دیکھا، اسے لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کے منہ سے سرسراتے الفاظ ہوئے نکلا، آپ مسز اعظم ہیں نا؟ اس کا سر بے ساختہ اس بات میں ہل گیا۔ نرس نرمی سے مسکرائی تھی، میں آپ کے شوہر ہی کی بات کر رہی ہوں، ان کا آپریشن کامیاب رہا، اب وہ ہوش میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ رات بھر کہاں تھی؟ نرس کے آخری سوال پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیا ساری دنیا کو خبر ہو گئی کہ زمر اعظم کس آزمائش سے دوچار کی گئی تھی اور وہ اس پر پوری بھی اتری یا نہیں؟ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی دماغ میں کلبلاتے سوالوں کو نظر انداز کیے اندر کمرے میں آئی تھی۔ سامنے ہی اس کی زندگی سانس لیتی نظر آ رہی تھی۔ اعظم اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائے۔ وہ روتے ہوئے تڑپ کر اعظم کے سینے سے لگنا چاہ رہی تھی کہ تیسری آواز نے اسے ٹوک دیا، ارے آؤ آؤ زمر،
अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। उसने लम्हे भर को देखा और दंग रह गई। सामने ही हंसते मुस्कुराते सिद्दीक अहमद बैठे थे और उससे बेहद शफकत से मुखातिब थे। उसकी सांस हलक में अटक गई। वो यहाँ पर क्यों मौजूद थे? मुबारक हो आज़म को, अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। शायद तुम जैसी नेक और इज़्ज़तदार बीवी की दुआ ही उसकी ज़िंदगी बचा गई है। वो बहुत नरमी और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखे गोया हुए थे। समर ने बेसाख्ता चौंक कर उन्हें देखा था, जिनके चेहरे पर बेहद हलावत और शफकत भरी थी। खुश रहो आज़म, तुम्हारा इंतखाब लाजवाब था। उन्होंने आगे बढ़कर आज़म का हाथ थामते हुए कहा। समर उलझ कर रह गई थी। उनका बदला रवैया उसके लिए हैरत का बाइस था। मैं मानता हूँ मैं गलत था। एक शरीफ औरत के लिए उसकी नुस्वानियत के ख़जाने की हिफाजत अहम तरीन शय होती है और यही चीज़ उसे इज़्ज़तदार बनाती है। सिर्फ आला ख़ानदान और हसब नसब मायने नहीं रखते। मुझे तुम्हारी पसंद पर फ़ख्र है। उन्होंने मोहब्बत पाश निगाहों से अपने भाई को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर आज बड़ी आसूदा मुस्कुराहट फैली थी, मगर समर से उनका बदला पहलियाँ बुझवाता लहजा हजम नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उनके पीछे पीछे कमरे से निकल आए। उसे देखकर नरमी से मुस्कुरा दिया। उन्हें समर के चेहरे पर फैली उलझन वाजिया नजर आ रही थी। आज़म मेरा सगा भाई है, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा घिनौना फेल अंजाम दे सकता हूँ? उन्होंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो समर का सर झुक गया। इज़्ज़त पर जान देने वाले कभी किसी की इज़्ज़त से नहीं खेला करते, यह बात हमेशा याद रखना। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे आज़म से कई गिले थे जो कल रात तुम्हारे ना आने की वजह से ख़त्म हो गए। वह सांस रोक के हैरत से उन्हें तक रही थी। कल की रात मेरे ऊपर बहुत भारी गुजरी समर। कहीं तुम आज़म की मोहब्बत में मेरे पास इस शर्त की पासदारी के लिए ना आ जाओ। यह खौफ सारी रात मुझे ऑक्टोपस की तरह जकड़े हुए था। मैं हर गुजरते पल बड़ी शद्दोमत से तुम्हारे ना आने की दुआ मांगता रहा। मैंने तुम्हें बहुत कड़ी आजमाइश में मुब्तला किया था और मुझे ये डर था कि तुम आज़म की ज़िंदगी की खातिर अपनी इज़्ज़त से भी ना खेल जाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोहब्बत अपनी जगह मगर औरत की इज़्ज़त सबसे पहले होती है। उसे किसी भी कीमत पर अपनी इज़्ज़त को खिलौना नहीं समझना चाहिए। भले तुम्हारा वो फेल एक महबूब शौहर की ज़िंदगी के लिए गिरा देता, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर तुम आ गई तो फिर किसी भी कीमत पर तुम्हें आज़म की ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगा। और मुझे फ़ख्र है कि तुमने अपनी इज़्ज़त को मुकद्दम समझा। कल रात मैंने तुम्हें अस्पताल की मस्जिद में आज़म के लिए रोते गिड़गिड़ाते देखा और लम्हा लम्हा अपने भाई की पसंद पर फ़ख्र किया। तुम्हें उस कदर ज़हनी अज़ियत से दो चार किया, उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर था और नहीं चाहता था कि कोई भी इन मुश्किलात में तुम्हारी मजबूरी से फ़ायदा उठाता। और मुझे यकीन है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी मर्द तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। औरत को इतना ही मजबूत होना चाहिए। इतना कहकर वो उसका सर थपथपा कर चले गए। ज़मर के एक कदम बेसाख्ता अल्लाह के घर की जानिब गामज़न हो गए। अल्लाह ने उसकी मोहब्बत की लाज रखी थी, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की थी। वो अपने शौहर से ख़यानत की मुर्तकब नहीं हुई थी, वो सुरखरू ठहरी थी।